जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला और डिप्टी कमिश्नरों और डिवकॉमों को कहा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव यानी अवैध सरकारी ज़मीनों के ऊपर जो कब्जे हैं, रोशनी की ज़मीनों के ऊपर जो कब्जे हैं, उन तमाम कब्जों को हटाया जाए और 31 जनवरी 2023 यानी आज आखिरी दिन है, तमाम जितना भी कब्जा सरकारी ज़मीनों के ऊपर है वो हटाया जाए। उसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थे एडवोकेट मुजफ्फर खान। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जो इंटरिम एप्लीकेशन थी, उस इंटरिम एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। उन ऑब्जर्वेशंस के बाद इंटरिम एप्लीकेशन विड्रॉ हुई। कितनी गंभीर है वो ऑब्जर्वेशंस और क्या वाकई जम्मू कश्मीर सरकार की जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है उन ताकतवर लोगों के खिलाफ हो रही है जो ताकतवर लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति पर एक लंबे समय से छाए हुए रहते थे। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा है। अंकुर जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट की आज की ऑब्जर्वेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, लैंड एनक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ दिन पहले जो नोटिस निकला था उसको चुनौती देते हुए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आज दूसरी सुनवाई थी उस केस में। और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को वर्चुअली डिसमिस किया। हाँ, टेक्निकली ये कहा जाए कि केस को विड्रॉ किया पिटिशनर्स ने स्वयं ऑब्जर्वेशन सुनने के बाद, तो वो एक परिस्थिति है। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से ये नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिस जो है ये अपहोल्ड हो गया और इसके तहत अब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव निर्विघ्न जम्मू कश्मीर में चल सकती है। ठीक। रोशनी के संबंध में भी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई, जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि बिग शॉट्स थे, लोगों ने अपनी ऑफिस को अब्यूज़ करके इसका फ़ायदा लिया, सरकारी ज़मीनें हड़पी, तो उन लोगों को हम बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। उन ऑब्जर्वेशंस के बाद पिटिशनर्स वापस लेना पड़ा। तो अब परिस्थिति साफ है। जो 31 जनवरी 2023 तक का नोटिफिकेशन की, इससे पहले सारी इंक्रोचमेंट खत्म की जाएगी, वो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल किसी भी विघ्न के बजाय वो चल सकता आगे। जिसे आपने विघ्न के बगैर आगे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी। लेकिन मामला ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी एक बयान आया। उन्होंने कहा जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने अपने मकान इन सरकारी ज़मीनों को बनाए हैं, उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे, मगर ताकतवर लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक गरीब लोगों की बात है या किसानों की बात है, खासकर आप हमारा कठुआ, सांबा, उधमपुर, जम्मू, खासकर ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ पे हैं 3 जिलों में, वहाँ पे जो ज़मीन है जहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स में वो सरकारी ज़मीन है लेकिन 47 से कर रहे हैं, 50 से कर रहे हैं, 60-70 के दशक से कर रहे हैं, उन लोगों को रोशनी कानून की ज़रूरत ही नहीं। दैट्स नंबर 1। दूसरा, इस नोटिफिकेशन के तहत वो लोग कवर भी नहीं होंगे। मान लीजिए कोई अधिकारी गलत तरीके से उन्हें कवर करता भी और ये कह के कि ये सरकारी ज़मीन है, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करता भी है, तो कानून में बहुत सारे तरीके हैं जिसके चलते इस प्रोसेस को रोका जा सकता है और ऐसे लोगों को सरकारी ज़मीन के मालिकाना हक मिल सकते हैं। मान लीजिए जो 57-58 से ज़मीन पे बैठा है, तो सरकारी ऑर्डर है LB 6 रेड विद गवर्नमेंट ऑर्डर एस 432, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति को टेनेंट एट विल का स्टेटस मिल के ओनरशिप मिल जाती है। तो 57-58 या उससे पहले आप अगर बैठे हो ज़मीन पे, तो आपको ओनरशिप देने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं है, LB 6 में आपको मिल जाएगा। आप मान लीजिए 1971 से बैठे हैं और बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट के चलते जो ज़मीनें सरकार हो गई, ऐसी ज़मीनों पे अगर आप बैठे हैं और 1971 में भी आपकी गिरदावरी है, तो आपको अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 3N के तहत उस ज़मीन की ओनरशिप मिल जाएगी। आपका पोजेशन अंडर लॉ प्रोटेक्टेड है। 1965 के करीब की अगर आपकी रबी की गिरदावरी वगैरह है, तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर है मार्च 1971 का, जिसे CM गाइडलाइंस भी कहते हैं, 48 कनाल की अपर सीलिंग लिमिट तक, लेकिन मतलब 48 कनाल से नीचे जितनी भी ज़मीन आपके कब्जे में सरकारी ज़मीन, तो उसके मालिकाना हक आपको मिल सकते हैं। अब जो रेवेन्यू अधिकारी या सरकार के लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वो डिससर्विस कॉज कर रहे हैं ऐसे गरीब लोगों के खिलाफ, ऐसे किसानों के खिलाफ, ऐसे आम यहाँ पे जो रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ये अफोर्ड कर सकता है कहना कि जिन लोगों ने एनक्रोच की सरकारी जमीन, कम पैसे पे खरीदी, माफिया से खरीदी, वो कोई गरीब की कैटेगरी में है और उनकी संख्या भी बहुत कम है। 90% लोग इन मैकेनिज्म्स में कवर हो जाएंगे। रोशनी कानून की किसी को आवश्यकता नहीं थी। रोशनी कानून जिस उद्देश्य से बनाया गया था उसके ऊपर बहुत बार हमने बात की है। बड़े बड़े लोगों ने सरकारी जमीनों पे कब्जा करने के लिए, डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे तमाम मीडिया में हमने समय समय पे रखे हैं। तो मेरा यही है कि जो लोग पीड़ित हैं और जिन्हें लगता है कि बहुत देर से लंबे पोजीशन में हैं, वो इन जो 3 आर्ग्यूमेंट्स को लेके 57-58 की गिरदावरी है, 65 की गिरदावरी है, 1971 की गिरदावरी है, 1980 के करीब की गिरदावरी है, ये लेके अपने अपने तहसील हेडक्वार्टर्स में या डेप्यूटी कमिश्नर से मिलिए
और अगर फिर नहीं सरकार उनकी भी सुनती, ये जेन्युइन लोग हैं, तो फिर कोर्ट्स बने हैं, कोर्ट्स में आपको प्रोटेक्शन मिलेंगी और कोर्ट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को। मुझे बताइए, क्या इन मामलों में कोई प्रोटेक्शन अभी तक मिली है? कोई मामला लेकर आप कोर्ट के पास गए हो? क्योंकि एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अवैध कब्जों के मामले में हम इंटरवीन नहीं करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करेगा डायरेक्टली हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट में भी जो सरकार के वकील होंगे वो कहेंगे कि जनाब ये तो अपनी पिटीशन लेकर वहां पर गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन है, अब आप देख लीजिए आपने क्या करना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था जो LV6 की कैटेगरी में आता हो, जो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की कैटेगरी में आता हो, या जो 31 मार्च 1971 का जो ऑर्डर है उस कैटेगरी में आता हो। ये सवाल तो पूछा ही जाता है जब भी आप कोर्ट में जाते हो, तो आपको अपने केस को डिस्टिंग्विश करना है, अलग करना है। तो कल ही एक केस में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन ग्रांट की है, जो केस स्वयं मैंने ही यहाँ पे आर्ग्यू किया। वो LV6 का केस था। डायरेक्शन दी गई अधिकारियों को कि LV6 गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत आप कंसीडर करिए कि इनका केस फॉर ग्रांट ऑफ ओनरशिप देने के लिए स्टेट लैंड पे, और जब तक वो उस केस को कंसीडर नहीं करते तब तक स्टेटस को मेंटेन करने की निर्देश दिए हैं। ये कल का मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले कम से कम 30-35 केसेस में कोर्ट्स ने इंटरवीन किया है, और कोर्ट्स इंटरवीन ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि जो लोग रोशनी में कवर नहीं होते बाकी कानूनों में कवर होते हैं, बाकी कानून के चलते उन्हें एक स्टेटस ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओनर हासिल है क्योंकि बड़े लंबे समय से कब्जा है, तो कोर्ट्स तो इंटरवीन करेंगे। इन मामलों में जो मैंने 3 आपको बताया, LV6, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट और गवर्नमेंट ऑर्डर 1971 CM गाइडलाइंस, इन मामलों में किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की रोशनी जजमेंट आड़े नहीं आती है। ये बात सब समझते हैं, जो भी कानून के जानकार हैं, जो भी प्रोविजंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो जानते हैं, और कोर्ट्स ने भी यही रवैया अपनाया है। वो डिस्टिंग्विश करते हैं, जो रोशनी की कैटेगरी में नहीं आते वहाँ पे प्रोटेक्शंस ग्रांट कर रहे हैं, और मैं सब वो उन केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं, लेकिन किसी कानून के तहत उस सरकारी ज़मीन के मालिकाना हक प्राप्त करने के लीगली एंटाइटल्ड है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस बार सीधा बिल्डोज़र किसी के दरवाजे पर नहीं लिया, बल्कि पहले एक नोटिस दिया है, जिस नोटिस की मियाद 7 दिन की है। ये जो 7 दिन की मियाद सरकार ने दी है, कानूनी तौर पर इस मियाद का क्या मतलब है? इन 7 दिनों के अंदर उन तमाम लोगों को जिन्हें ये नोटिस मिल रहे हैं, उन्हें क्या करना है? नहीं, देखिए, उन्हें उस 7 दिन के अंदर अंदर वो लोग जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति को नोटिस आ गया है जो अदरवाइज एंटाइटल्ड है फॉर ओनरशिप अंडर सम डिफरेंट लॉ, किसी और कानून के तहत, तो वो अपने जवाब में अपने कागजात वगैरह निकाल के अपना लंबा जो लॉन्ग ड्रॉन पोजेशन का रिकॉर्ड है वो लगा के जवाब दे सकता है। और फिर अधिकारी जिसने वो नोटिस भेजा है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि व्यक्ति के जवाब को पढ़ के अपने निर्णय को पुनर्विचार करे, अपने निर्णय पे रिकंसिडरेशन करे, और देखे कि क्या वाकई हम इस व्यक्ति का पोजेशन डिस्टर्ब कर सकते हैं, इससे ज़मीन वापस ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी 80 to 90% जो हमारे यहाँ किसान हैं, गरीब हैं, फार्मर्स हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सब लोग हैं जो इन 3 में से किसी न किसी कानून में आ जाते हैं और उन्हें ओनरशिप मिलने के पूरे आसार बन जाते हैं। तो रीजनेबल टाइम फ्रेम देना पड़ता है। 7 दिन का टाइम फ्रेम डिबेटेबल चीज़ है, ठीक है। 15 दिन लार्जली होना चाहिए क्योंकि कागजात भी अगर आपको अरेंज करने हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या जो इस समय लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एप्लीकेशन देने के बावजूद भी लोगों को उनका रिकॉर्ड मुहैया नहीं करवा रहे। हमारे पास भी जब लोग आते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड दिखाइए, क्योंकि कोर्ट में केस बनेगा रिकॉर्ड के आधार पर। 1971 की गिरदावरी चाहिए, अगर 57-58 की आपकी है तो वो चाहिए, 19-20 की आपकी लेटेस्ट गिरदावरी चाहिए, 21-22 की भी है तो जो लेटेस्ट है वो चाहिए, या 1965 की चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब हम आवेदन देते हैं तो ये पटवारी, तहसीलदार या जब डिप्टी कमिश्नर से भी लोग मिलते हैं तो उन्हें कागजात नहीं दिए जाते हैं। इस चीज़ पे मुझे लगता है कि सरकार को अपना कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उसे कागजात दिए जाने चाहिए, समयबद्ध तरीके में दिए जाने चाहिए, इतना समय दिया जाना चाहिए कि कानूनी जो सपोर्ट है वो ले सके अपने केस में। अंत में आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर एक जो जम्मू कटाक्ष करती रहती है सरकार के ऊपर और सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाती रहती है कि सरकार एंटी एनक्रोचमेंट को लेकर गंभीर नहीं और जो कुछ दिखाया जाता है वो छलावा है। अब जो सरकार कर रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये शुरुआत है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि रोशनी बेनिफिशरीज जो हैं उनके खिलाफ हम कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर दी, रिव्यू पिटीशन दायर कर दी रोशनी जजमेंट को एक तरीके की चुनौती देते हुए, और उसके बाद फिर ये तीसरा कदम हुआ है। तो ये तीनों अगर आप इन्हें जोड़ के देखें तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से। कि एक जगह पे सरकार
पैरालाइज कर देती है रोशनी जजमेंट की एग्जीक्यूशन को, इम्प्लीमेंटेशन को। लैंड एनक्रोचमेंट के खिलाफ बिल्कुल एनक्रोचर्स के साथ खड़ी हुई नजर आती है। अब एक शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि 10-12% भी काम अभी नहीं हुआ है ऑफ द टोटल लैंड्स जो एनक्रोच हैं। आपके फॉरेस्ट एरियाज हैं जो एनक्रोच्ड हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई आपको अभी दिखने को नहीं मिली है। आपकी रिवर बेड्स हैं जो एनक्रोच्ड है, वहाँ पे आपको कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिखी है। आपका बहुत बड़ा चंक जम्मू के अराउंड जो फॉरेस्ट्स हैं वो एनक्रोच्ड है, आपको कार्रवाई होती हुई उस स्केल पे, उस लेवल पे नहीं दिखी है। लेकिन मैं कोई नेगेटिव बात भी नहीं करना चाहता, कार्रवाई शुरू हुई है, इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना सरकार की जिम्मेवारी है। आपकी रिवर बेड्स आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, आपके फॉरेस्ट्स आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और जहाँ पे एक तो हम यहाँ पे सिदड़ा के एरिया में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, जेडीए की लैंड पे सैकड़ों लोगों ने कब्जा किया, वहाँ पे हमें कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। जेडीए ने लैंड एक्वायर की थी एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए, सैनिक कॉलोनी से बड़ी या उसके बराबर की कॉलोनी बनाने के लिए सिदड़ा एरिया में। लोगों से, यहाँ हमारे जो लोग, यहाँ पुराने जो रहने वाले लोग हैं, उनसे जमीन ले ली, एक्वायर कर ली, किसी को कॉम्पनसेशन दी, किसी को कम दी, वो भी विवाद चलते रहे। अल्टीमेटली वहां पे कॉलोनी जेडीए ने डेवलप नहीं की और ना ही अपनी वो जमीन संभाल सके। लोगों से जमीनें ले ली और बाहर से लोग आए और उन्होंने एनक्रोच कर ली। आज वहां पे माफिया काम करता है जिसमें तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, जेडीए हो, रेवेन्यू हो, पुलिस हो और जो माफिया हो, मिलकर जमीनें बेचते हैं। वहां पे लेंटर तक डलवाने के तो रेट्स तय हैं सरकारी जमीन पे जेडीए की। तो इस तरीके की चीजों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हाईकोर्ट में भी बहुत समय हो गया, कड़े आदेश हमने करवाए थे, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है उसमें। क्योंकि जवाब देंगे क्या? जवाब यही है कि भाई जेडीए की 2000, 4000, 8000 कनाल जमीन है जिस पे इलीगल कब्जा हुआ पड़ा है और हमने कुछ नहीं किया है। और आपने रेट वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट करिए, मैं आपको लोगों से मिलवाऊंगा जो वहाँ के लोग हैं जिनकी ज़मीनें सरकार ने अधिग्रहित की कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप करेंगे और बड़े कम पैसों में। और आज वहाँ पे ना कॉलोनी है, अनधिकृत स्ट्रक्चर्स बने हैं। आप पूछिए कि लेंटर डालने का क्या रेट है, दीवार उठाने का क्या रेट है, दरवाजा लगाने का क्या रेट, इस तरीके से तो वहाँ पर रेट स्पेसिफाइड है। तो उस स्केल पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पिछले 70 साल का ये मेनेस आप जम्मू कश्मीर में फेस कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, हो सकता है कि कुछ भले मानस लोग भी इस प्रक्रिया में, प्रोसेस में पिसें, लेकिन जब तक आप ब्रूटली इस समस्या के अगेंस्ट एक्ट नहीं करोगे, ये समस्या निरंतर चलती रहेगी। मुझे बताइए, ऐसा क्यों है कि लोग लालच में आके कि सैनिक कॉलोनी में 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मरला है, तो बिना रजिस्ट्री की जमीन, जिसकी रजिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि वो स्टेट लैंड है, आपको कोई 3 लाख रुपए मरले में बेच रहा है, तो आप उसे क्यों खरीदते हैं? आप ठीक है, आप कहीं और खरीदिए, ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी है नई कॉलोनीज डेवलप करना एटसेट्रा, प्राइवेट लैंड अवेलेबल आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप लालच में फंसते हैं तो माफिया अपना काम कर रहा है। तो जब इस लालच के खिलाफ और इस माफिया के खिलाफ जब तक इस तरीके की कार्रवाई जो भी शुरू हुई है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगी, अच्छे से नहीं होगी, तो फिर ये समस्या फिर निरंतर चलती रहेगी। लैंड एनक्रोचमेंट्स तो कभी रुकेंगी ही नहीं। मुझे लगता है कि नाउ द बक शुड स्टॉप, और वो तभी होगा जब ब्रूटली इन एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। नाउ द बक शुड स्टॉप, और वो तभी होगा जब ब्रूटली इन एनक्रोचमेंट्स को हटाया जाएगा। साफ तौर पर एक जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा का ये कहना है कि जिन लोगों के पास जमीनें हैं उन लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि 2-3 कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें रिलीफ मिल सकता है। अगर उनके पास वो ज़मीनें हैं तो उन्हें फ़ौरन जो है वकीलों के साथ संपर्क करना चाहिए और कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दायर करनी चाहिए, कोर्ट के समक्ष आना चाहिए। लेकिन इनका ये साफ तौर पर कहना है जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनके ऊपर जो सरकार कार्रवाई कर रही है, शुरुआत तो हुई है, लेकिन आगे देखना है सरकार करती क्या है।